हेलो बच्चों, भौतिक विज्ञान के चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाय आशुतोष गुप्ता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। हम क्लास 12th की भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें 5 अध्याय हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़कर छठे अध्याय को प्रारंभ करेंगे। छठा अध्याय है विद्युत परिपथ। इस अध्याय के अंदर हम मुख्य रूप से किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु, जो इसका एक अनुप्रयोग जैसा है, तथा विभवांतर को परिशुद्धता से मापने के लिए एक बनाई गई युक्ति विभव मापी तथा उसके अनुप्रयोगों का हम अध्ययन करेंगे। छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम हम क्यों सीख रहे हैं, इसे हम समझें कि जो सरल विद्युत परिपथ होता है जिसमें कुछ प्रतिरोध और एक दो जो सेल है वो लगा हो, तो हम विभवांतर का और धारा का मापन आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ओम के नियम को लगाकर हम आसानी से प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टताएं और परिपथ में प्रवाहित धारा को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन परिपथ जब जटिल हो जाए, जटिल कैसे हो जाए? जिसमें कई सारे अवयव जुड़े हों, जैसे अनेकों प्रतिरोध जुड़े हों, अनेक बैटरी सेल जुड़े हों, तो इस प्रकार के जटिल परिपथों में हमें वोल्टता और धारा ज्ञात करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए किरचॉफ ने 2 नियम प्रस्तुत किए जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। इस नियम में जो पहला नियम बच्चों संधि का नियम है। जो पहला नियम है संधि का नियम है और ये धारा से संबंधित है। क्या कहता है पहला नियम, इसे समझें, लेकिन इससे पहले हम ये जानें कि संधि क्या है। संधि एक ऐसा बिंदु है जहाँ कम से कम 3 शाखाएं मिलती हों। 3 शाखाएं कम से कम मिलती हों। अब ये शाखा क्या है? तो कोई जटिल परिपथ या कोई भी परिपथ का वह भाग जिसमें एक समान मान की धारा प्रवाहित हो रही हो, नियत मान की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस भाग को तो हम कह देते हैं शाखा। और ऐसी अगर शाखाएं किसी बिंदु पर कम से कम 3 मिलें तो उस बिंदु को हम कह देते हैं संधि, और उसी संधि से संबंधित ये नियम है। आप किसी परिपथ पे विचार कर लें कि मान लें ये एक जटिल परिपथ है और इस जटिल परिपथ में अनेक प्रतिरोध और अनेक स्रोत जुड़े हैं। मान लें इधर से भी धारा आई, इधर से भी धारा आई और इधर से भी धारा आई या गई। तो अब इस भाग में नियत धारा रहेगी, तो ये एक शाखा है, एक ये शाखा है और एक ये शाखा है। इसमें भी नियत धारा आएगी, इसमें भी नियत धारा आएगी, तो ये एक शाखाएं हैं। लेकिन इस बिंदु पर ये तीनों शाखाएं मिल रही हैं, इसलिए ये बिंदु संधि बिंदु है। इसी प्रकार ये भी एक संधि बिंदु है। क्या है संधि का नियम? बहुत ही सिंपल है। संधि का नियम है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। मतलब किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यहाँ मैंने बीजगणितीय योग क्यों कहा? वो इसलिए कि जो धारा संधि के अंदर प्रवेश करेगी उस धारा को तो हम धनात्मक लेंगे और जो धारा से संधि से निर्गत होगी उसे हम ऋणात्मक लेंगे, यानी प्लस माइनस होगा। और इसलिए हमने यहाँ बीजगणितीय योग शब्द का प्रयोग किया है। तो क्या है संधि का प्रथम नियम? किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे संधि के नियम से हम जानते हैं, ये है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग का मान 0 होता है। लिखें, प्रथम नियम है संधि का नियम। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि, प्रत्येक संधि पर लागू है, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का
बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है। यहाँ संधि वह बिंदु है, संधि वह बिंदु है जहाँ कम से कम तीन शाखाएं मिलती हैं बच्चों। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0 इस तरह से लिख सकते हैं कि मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगर हम इसी चित्र को देखें और मैं मान लूँ कि ये धारा I1 है, ये धारा I2 है और ये धारा I3 है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि I1 प्लस I2, एक मिनट मान लूँ, प्लस I3 बराबर 0, बीजगणितीय योग शून्य होगा। लेकिन यहाँ नियम लगाना पड़ेगा कि जो धारा संधि में प्रवेश कर रही है वो धनात्मक, तो ये दोनों धनात्मक I1 I2 और निर्गत धारा ऋणात्मक होती है। तो यहाँ चिन्ह परिपाटी का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ चिन्ह परिपाटी इस प्रकार ली जाती है कि संधि में प्रवेश करने वाली धाराएं धनात्मक व बाहर निकलने वाली यानी निर्गत धाराएं और ऋणात्मक ली जाती हैं। अब इसी परिपाटी को यहाँ लगाएं और लूप का नियम लगाएं, तो क्या स्थिति बनेगी कि I1 प्रवेश कर रही है इसलिए धनात्मक लेंगे, तो मैं लिखूँ प्लस I1, I2 भी प्रवेश कर रही है तो क्या बनी प्लस I2, लेकिन I3 बाहर निकल रही है तो क्या बनी माइनस I3 बराबर 0। इसको आप किसी भी लूप पे लागू कर सकते हैं, किसी भी लूप की किसी भी संधि पर लागू कर सकते हैं। जैसे एक मैं संधि यहाँ आपको दिखाऊं जिसमें अनेक धाराएं हैं, मान लेता हूँ ये है। अब ये धारा यहाँ आ रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ आ रही है, मान लो दोनों अंदर है, एक बार ले लूँ और ये धारा मान लेता हूँ, नाम दे दूँ इसको I1, I2, 3 and 4 and I5। तो इस पे अगर हम संधि का नियम लगाएं तो क्या बनेगा, I1 देखो अंदर जा रही है तो धनात्मक, I2 भी अंदर आ रही है धनात्मक, I3 बाहर जा रही है तो ऋणात्मक। तो मैंने क्या लिखा यहाँ I1 प्लस I2 माइनस I3। अब I4 अंदर है, I5 बाहर है, तो प्लस I4 एंड माइनस I5 इक्वल टू 0। अब मैं अगर इनका पक्षांतरण कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं I1 प्लस I2 प्लस I4 बराबर I3 प्लस I5। अब आप इन दोनों I3 और I5 को गौर से देखें तो I3 बाहर जा रही है और I5 भी बाहर जा रही है, लेकिन बाकी की सभी अंदर जा रही हैं। तो ये प्रवेश करने वाली धाराएं हैं संधि में और ये निर्गत होने वाली धाराएं हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, स्पष्ट है किसी संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग निर्गत धाराओं के
योग के तुल्य होता है, तुल्य होता है। तो संधि के नियम को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि संधि में प्रवेशित होने वाली धारा, संधि में प्रवेशित होने वाली धाराएं, होने वाली धाराओं का योग है हो बराबर संधि से निर्गत धाराओं का योग, संधि से निर्गत धाराओं का योग, और यहाँ भी धारा का योग लिख दें बराबर। ये संधि का नियम है। तो आप परीक्षा में सीधे संधि का नियम लिखें, ये लिखें, एक चित्र बनाएंगे और ये चीज़ लिख के फाइनल ये बात लिख दें, तो ये 2 नंबर का एक प्रश्न बन सकता है। अब यहाँ हमें कोई उदाहरण देके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आप नोट करें पहले, फिर मैं चलता हूँ एक एग्जाम्पल की ओर। बच्चों, सामान्यतया इस नियम से एक न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा जाता है। कैसा है, अभी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ किस तरह का आंकिक प्रश्न यहाँ बनता है। बच्चों, मान लेते हैं कि ये एक जटिल परिपथ है। अब जटिल परिपथ के कुछ लिमिटेड भाग ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ठीक है, और एक और ले लूँ। चलो, यहाँ 1 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर, और यहाँ जो है 1.5 एम्पियर। क्लियर। अब इस संधि पर आपको विचार करना है, क्योंकि ये संधि बन गई जहाँ पर 3 से अधिक बिंदु मिल रहे हैं। और इसी प्रकार यहाँ देखें तो 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, और इस जगह पर कोई धारा है वो आपको ज्ञात करनी है। यहाँ मैं इस 2 बिंदु ज्ञात कर लेता हूँ। एक इस शाखा में कैसी धारा आएगी जाएगी, इसमें कैसी आएगी जाएगी, यानी 2 धाराएं आपको ज्ञात करनी है। और दोनों के नाम दे दूँ बिंदु A और B। तो मैं प्रश्न है x व y के मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। अब ज्ञात करने के लिए मैं संधि A पर आऊँ। संधि A पर संधि का नियम लगाओ। तो इस संधि में आप देखें तो 1 एम्पियर संधि के अंदर गई, यानी धनात्मक ली जाएगी तो +1। 2 एम्पियर भी अंदर गई तो धनात्मक ली जाएगी 2 एम्पियर, लेकिन 1.5 एम्पियर की धारा बाहर आ रही है, इसलिए मैं इसको ऋणात्मक लूँगा 1.5 एम्पियर। अब इस शाखा में धारा अंदर आ रही है या बाहर आ रही है हमें ज्ञात नहीं है, और मैं यहाँ मान के ले लेता हूँ +x। मैंने मान लिया कि ये अंदर ही आएगी। अगर नहीं होगा तो चिन्ह यहाँ विपरीत आ जाएगा, और अगर सही होगा तो प्लस ही रहेगा, और इसको संधि के नियम अनुसार मैं इसे 0 कर दूँ। अब आप इसको जोड़ें तो 1 और 2 3, चलिए एम्पियर लिख के रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 और 2 3, 3 में से 1.5 1.5 कम हुआ तो प्लस का 1.5, और उधर ले गया तो आया x बराबर -1.5 एम्पियर। इसका मतलब हमने जो इसके अंदर जाने के लिए ली थी धारा, वो अंदर नहीं है, ऋणात्मक चिन्ह आया है, बाहर है। तो मैंने यहाँ पहले मान लिया कि माना x संधि A में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, ये मान लिया, और यहाँ ऋणात्मक चिन्ह आया तो मैं लिखूँगा स्पष्ट है x A से निर्गत होती है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि बाहर
निकल रही है, इसलिए यहाँ हम तीर अब लगा सकते हैं इस तरफ। अब फिर वही स्थिति यहाँ आएगी संधि बी पर। तो अब मैं आ जाता हूँ संधि बी पर। संधि बी पर भी मैं मान लूँ कि माना y संधि में प्रवेश करती है, तो क्या स्थिति बनेगी? संधि में प्रवेश करती है तो क्या स्थिति बनी? बी पर आओ तो x प्रवेश कर रही है तो प्लस x लिया, 2 बाहर निकल रही है तो -2, 1 एम्पियर अंदर जा रही है तो +1, और y को मैंने माना है कि प्रवेश करती है, इसलिए मैंने +y लिखा है। लेकिन x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1.5, तो मैं यहाँ 1.5 लिखूँगा। लेकिन आप कहेंगे कि 1.5 तो ऋणात्मक आई है, तो ये ऋणात्मक इस संधि के लिए है क्योंकि इससे निकल रही है, लेकिन इस संधि के लिए इसमें प्रवेश कर रही है, इसलिए यहाँ पे धनात्मक ली जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने यहाँ धनात्मक लिया है। अब आप जोड़ लें तो ये कितना हो गया? 1 और 1.5 2.5 और 2.5 में से 2 गया तो 0.5, तो y बराबर बन गया -0.5 एम्पियर। पक्षांतरण किया, माइनस आया, हमने क्या लिया था? प्रवेश होना, और इसलिए स्पष्ट है y संधि से निर्गत होती है और उसकी वैल्यू कितनी है? 0.5। तो ये है 0.5 एम्पियर और ये पता है आपको 1.5 एम्पियर आई थी। यहाँ इनके साथ प्लस माइनस नहीं है, धारा धनात्मक ऋणात्मक नहीं है, लेकिन इसकी दिशा के कारण पर्टिकुलर संधि के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह दी गई परिपाटी अनुसार लगाए जाते हैं और उस परिपाटी को हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो बच्चों, ये है पहला नियम, संधि का नियम। आप नोट करें। चलते हैं अगले नियम की ओर। बच्चों, अब इसी प्रकार लूप का नियम दूसरा नियम है। दूसरा नियम है लूप का नियम। लूप का नियम क्या है? पहली तो बात, लूप क्या है? लूप क्या है? लूप का मतलब ही आप समझ रहे हो, एक बंद परिपथ जिसमें विभिन्न प्रतिरोध, विभिन्न स्रोत यानी विभिन्न अवयवों से युक्त बंद परिपथ को हम लूप कहते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख दूं परिभाषा इसकी कि विभिन्न अवयवों से युक्त परिपथ को कैसा? बंद परिपथ को लूप कहते हैं। अब बंद परिपथ, इस तरह से बंद परिपथ, घेरा बंद परिपथ, इस बंद परिपथ में विभिन्न अवयव जुड़े होने चाहिए। तो मैं एक पुस्तक में दिया गया है बंद परिपथ, उसी को ले लेता हूँ और उस पुस्तक में इसी तरह का एक बंद परिपथ दिखाया गया है जो अभी पहले मैंने बनाया था। तो इसमें मैं एक प्रतिरोध दिखा दूँ यहाँ, एक और प्रतिरोध दिखा दूँ यहाँ, या चलो एक बैटरी ले लेता हूँ और एक और बैटरी ले ली और एक यहाँ प्रतिरोध ले लिया, ठीक है, और यहाँ भी एक प्रतिरोध ले लिया। यानी ये R1 प्रतिरोध दे दूँ, R2 दे दूँ नाम, R3 दे दूँ, इसके विद्युत वाहक बल को E1 E2 दे दूँ। नियम क्या है? अभी तो हमने देखा कि
विभिन्न अवयवों से युक्त बंद परिपथ को हम लूप कहते हैं। तो यहाँ आप गौर से देखें तो 3 लूप आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से लूप? एक तो लूप है ABCD, दूसरा लूप है CDEF और तीसरा लूप है ABCFEDA। 3 लूप आपको प्राप्त हो रहे हैं। लूप का नियम ये है कि किसी भी लूप में समस्त वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। समस्त वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब वोल्टता कहाँ कहाँ आएगी? तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर आएगा, 1 वोल्टता, दूसरी वोल्टता और तीसरी वोल्टता। तो इन तीनों वोल्टताओं का योग 0 होगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इस नियम के अनुसार, इस नियम अनुसार किसी भी लूप में कुल वोल्टता का योगफल 0 होता है। अब यहाँ भी चिन्ह परिपाटी ध्यान रखनी है और इसलिए हम यहाँ बीजगणितीय योग कह सकते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या है सीखेंगे, लेकिन इस नियम को हम दूसरे शब्दों में और कह सकते हैं कि किसी लूप में समस्त प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टताओं का योगफल समस्त स्रोतों के विद्युत वाहक बलों के योग के तुल्य होता है। ये दोनों नियम समान हैं। हम इससे भी समझ सकते हैं और इससे भी समझ सकते हैं। 1 मिनट। हाँ सर, डॉक्यूमेंट देना, डाक भेज दी। रिकिता मैडम के पास। तो इस नियम अनुसार किसी भी लूप में कुल वोल्टताओं का योगफल 0 होता है। एक ये नियम है और एक नियम है, नियम वही है लेकिन उसको जो हम व्यक्त कर रहे हैं उसके 2 तरीके हैं। और दूसरा तरीका ये है कि किसी लूप में समस्त प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टताओं का योगफल समस्त स्रोतों के विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होगा। अगर हम इसको ले तो भी चिन्ह परिपाटी है, इसको ले तो भी एक चिन्ह परिपाटी है। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है और हम कन्फ्यूजन दूर करते हुए इसको लेके चल रहे हैं जो इजी रहेगा। और इसी के लिए मैं चिन्ह परिपाटी बता रहा हूँ। आप वही चिन्ह परिपाटी याद रखें और इसी को अप्लाई करें। कुछ अलग अलग पुस्तकों में चिन्ह परिपाटी बदल दी गई है, वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा आपको फिर व्यवहार बदलना पड़ेगा। इसलिए आप एक चीज़ याद रखें। तो चिन्ह परिपाटी क्या है? अब चिन्ह परिपाटी को समझें तो चिन्ह परिपाटी है चिन्ह परिपाटी हमें सबसे पहले लूप में, अब हम जैसे एक लूप आपने ले लिया, आप इस लूप पर व्यवहार कर रहे हो, विचार कर रहे हो और लूप है ABCD, ये लूप है। हमें कहा है कि प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर और सेल का विद्युत वाहक बल बराबर होगा। तो हम पहले प्रतिरोध का सिरों पर विभवांतर देखेंगे, फिर सेल के विद्युत वाहक बल को देखेंगे, लेकिन हम एक निश्चित क्रम से चलते हुए आगे बढ़ेंगे।
निश्चित क्रम को नहीं तोड़ेंगे। आपने इस लूप का चयन कर लिया ए बी सी डी ए, तो अब आपको लूप में ए बी सी डी ए क्रम से आगे बढ़ना है और जो जो बीच में आएंगे उनके प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर और सेलों के विद्युत वाहक बलों को काउंट करना है। ठीक है, तो मैं पहले कहूँ कि हम पहला नियम ये बन गया कि हम किसी लूप का चयन कर वोल्टता और विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं या लेते हैं, क्योंकि दिए हुए हैं, लेते हैं। दूसरा समझें तो हमें ये देखना पड़ेगा धारा किधर है। मान लेता हूँ कि धारा इसमें I2 है, इसमें I1 है और इसमें I3 है, ये मैंने मान लिया। अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये सेल इस तरह से है, धारा इस तरह से, क्योंकि ये एक जटिल परिपथ है जिसका एक छोटा सा भाग आपको दिखाया है। तो यहाँ संधि का नियम तो लग ही रहा है। अब दूसरा नियम ये है कि हम जैसे इस बिंदु से प्रारंभ करके जाएंगे यूँ, तो आप देखें कि जब हम इस बिंदु से प्रतिरोध को पार करेंगे तो हम धारा के विपरीत जा रहे हैं, और जब हम इस प्रतिरोध को पार करेंगे तो हम धारा की दिशा में जा रहे हैं। तो मैं दोनों प्रतिरोधों के लिए आपको बात समझा रहा हूँ। तो मैं लिखूँ कि धारा की दिशा में चलते हुए, धारा की दिशा में चलते हुए प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर धनात्मक व विपरीत दिशा में ऋणात्मक लेते हैं। तो पहला नियम ये है। अब आप देखें, वापस आए यहाँ, हमने पहले एक लूप तय किया और लूप में चलने की दिशा निर्धारित करी। कोई भी दिशा निर्धारित कर सकते हो, लेकिन जब एक बार दिशा निर्धारित कर ली तो फिर उसी दिशा पर आगे बढ़ना होगा, आप दिशा बदल नहीं सकते। तो पहले मैंने ये दिशा निर्धारित करी है, और इस दिशा को निर्धारित करने के लिए मैं यहाँ एक तीर का निशान भी लगा देता हूँ ताकि क्लियर रहे। ऐसे राउंड बना दिया। अब आप देखें कि मैं ए से जाऊंगा बी की ओर, तो एक प्रतिरोध मिला और इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, V = IR। ओम का नियम तो ये बन गया I1R1, लेकिन धारा की दिशा में है तो माइनस। तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, लूप ABCDA में I1R1 में कैसा लूँगा, माइनस। अब आ जाओ B से आगे आओ इस R2 प्रतिरोध पर, और आप देखें तो R2 प्रतिरोध पर आप इधर जा रहे हैं और धारा भी इसमें नियत धारा है, एक शाखा है, इधर ही जा रही है। तो आप धारा की दिशा में है और इसलिए इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर को हमें धनात्मक लेना होगा, और विभवांतर क्या होगा, IR, इसलिए I2R2। बच्चों, नियम ये कह रहा है कि किसी लूप में समस्त प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टताओं का योग जो हमने निकाल लिया, समस्त स्रोतों के विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। अब हमें विद्युत वाहक बलों का योगफल देखना है, लेकिन विद्युत वाहक बल लेने के लिए हमें फिर एक चिन्ह परिपाटी लेनी होगी, और वो इस प्रकार है कि लूप में चलते हुए सेल के ऋणात्मक से धनात्मक टर्मिनल की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक लिया जाता है, तथा धनात्मक से ऋणात्मक, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पर
और ऋणात्मक लिया जाता है। नियम ये है, किसके लिए है? इसके लिए, इस नियम के लिए। बच्चों क्या मतलब, अब आप जाओ तो इसमें जाएंगे तो आप आगे बढ़ते हुए जब सेल को पार करते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं। तो नियम क्या कह रहा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पर धनात्मक लिया जाता है। याद रख ले, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी बाद में जो आ रहा है, धनात्मक आया तो धनात्मक लेना है, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो बाद में क्या आया? नेगेटिव, और इसलिए हम नेगेटिव लेंगे, ऋणात्मक लिया जाता है। अब आ जाएं अगर इस पे, किस पे? इस सेल पे, तो यहाँ जाते हुए हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ धनात्मक लेंगे विद्युत वाहक बल E1, जो भी यहाँ न्यूमेरिकल में वैल्यू दी हुई हो। और आप देखें यहाँ भी वैल्यू हमें दी हुई होगी, यहाँ भी दी होगी, तो एक इक्वेशन बन जाएगी और उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार आप लूप दूसरा ले लें, तो अब मैं लेता हूँ लूप दूसरा। लूप ये पहला है, अब ले रहा हूँ मैं लूप दूसरा। अब लूप में कौन सी दिशा रखनी है ये पहले सोच लो। पहले हमने यूँ रखी, अब आप चाहो तो यूँ भी रख सकते हो, तो यूँ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूँ रखूँ तो D E F C, या C से शुरू कर लो, C D E F C। लूप C D स्मॉल लेटर्स में लिए हैं, C D E F C में क्या बनेगा? आ जाओ, C से शुरू करो। जा रहे हैं R2 धारा की दिशा में है, जब पॉजिटिव ही लेना तो ये हो गया प्लस I2 R2। आगे आओ, इधर विद्युत वाहक बल आया तो बराबर के इधर लिखा जाएगा, लेकिन हम किधर जा रहे हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या लेंगे? नेगेटिव यानी माइनस E2। फिर इधर आ जाओ, तो ये धारा घूम के यूँ आ रही है, मैं धारा की दिशा इधर दिखा दे रहा हूँ, ये धारा है I3, तो I3 हम भी इधर से ही जा रहे हैं और धारा भी इधर ही जा रही है, यानी धारा की दिशा में है, तो हो गया प्लस I3 R3। तो ये अपने दूसरी इक्वेशन बन गई, और इस प्रकार आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से संधि का नियम लगाएंगे तो एक इक्वेशन हमें और मिलेगी, उससे हम और ज़्यादा आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये है लूप का नियम, आप उतार लें। लिखने में आप ये लिखेंगे दोनों बातें, और फिर तुल्य होता है, अर्थात क्या लिखेंगे? सिग्मा V बराबर 0, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला मान लें। फिर इसमें लिखेंगे, हम इस चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं, और चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने के बाद आप एक उदाहरण यहाँ पूछे तो दे देना, 1 नंबर में हुए तो देना नहीं उदाहरण, 1 नंबर से ज़्यादा का है तो एक एग्जाम्पल देके एक लूप का आप ये दिखा दें, और इसी आधार पर कोई एग्जाम्पल सॉल्व भी कर सकते हैं। अब यहाँ जो मुख्य बात मेरे को कहनी है वो ये है बच्चों कि जो लूप का नियम है, वोल्टताओं का योग शून्य कर रहा है, और वोल्टता एक ऊर्जा है, इसलिए यह नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इस बात को आप नोट करें कि यह नियम, नोट कर लें, यह नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। यह नियम ऑब्जेक्टिव छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमने प्रथम नियम पढ़ा, संधि का नियम, तो वहाँ भी एक बात निकल के आई कि आपने देखा कि संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब जितनी धारा प्रवेश करती है उतनी धारा बाहर निकल जाती है। अब धारा आवेश के रूप में प्रवेश कर रही है, धारा का मतलब आवेश से संबंधित है, आवेश प्रवाह की दर। तो इसका तात्पर्य हुआ कि जितना आवेश संधि में प्रवेश करेगा उतना ही आवेश संधि से
बाहर निकल जाएगा, संधि पे रुकेगा नहीं। यानी संधि पर आवेश संरक्षण सिद्धांत लागू होता है और इसलिए जो किरचॉफ का प्रथम नियम है संधि का नियम, वो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो उसमें आप लिखेंगे यह नियम, पहले नियम में लिखना यह नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो ये दोनों में क्लियर हो गया और दोनों में ये पॉइंट था। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल लेकर आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से ये किया जाता है। हालांकि ये एक आपके उदाहरण दिया गया है और मैं आशा कर रहा हूँ कि इसको आप स्वयं सॉल्व करें, क्योंकि उदाहरण है ऑलरेडी सॉल्व है बुक में और एक ऐसा कैसा न्यूमेरिकल दिया गया है किताब में पीछे, तो आप उसको भी देख लें। क्लियर? अब मैं बुक लाया हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ ये रही और ये देखें, एग्जाम्पल है एक 6.1, ये आपके होमवर्क में है, और 6.2 ये भी होमवर्क में है, पूरा सॉल्व है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसमें आइडिया दे देता हूँ। तो यहाँ दिए हुए हैं 14 वोल्ट और 10 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव, 14 वोल्ट और नेगेटिव पॉजिटिव, 10 वोल्ट। बच्चों यहाँ दिया है 4 ओम का प्रतिरोध और इसमें लिखी है धारा I2, और इसी प्रकार यहाँ धारा दिखाई हुई है। यहाँ एक 2 ओम का प्रतिरोध दिया गया है और इसमें लिख रखा है यहाँ I3 धारा और इसमें है I2। बच्चों इस तरफ दिया है I1। जो जानकारी दी गई है वो हमें 100% माननी है निर्देशों के रूप में, कि ये हमें निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ पर ABCD ये बिंदु है, ABCD, A B C D और E और F, ये एक उदाहरण दिया गया। ऐसा कैसा एक न्यूमेरिकल भी पीछे है। अब आप सबसे पहले कोई एक लूप ले लें। कौन सा लूप ले रहे हैं? मान लो ये लूप ले रहे हैं, तो E F D C, या क्रम से लें तो C D कोई भी ले लो। तो मैं ले लूँ पहला। अब यहाँ लेता हूँ मैं लूप E F D C और E में, ठीक है। अब शुरू करो यहाँ से। तो सेल को तो आपको बराबर के इस पक्ष में रखना है इधर, तो आप गए तो प्लस से माइनस क्या ले लिया, -14। ओके, इधर आओ धारा के विपरीत, तो -6I1, तो ये हो गया -6I1। इधर से जा रहे हैं प्लस से माइनस, -10, ये -10, और इधर जा रहे हो धारा की दिशा में +4I2, +4I2। तो ये सिंपल है, आपने नियम लगा दिया। इसी तरह से एक लूप ये भी ले लो। तो दूसरा लूप है कौन सा, C D B A, या ले लो A B D C, लूप A B D C A में। अब इसी क्रम में चलो, A से B जाओ, A B, तो यहाँ धारा आप देखो तो यूँ आ रही है, I3 है, धारा के विपरीत जा रहे हैं। आप इसको स्वयं सॉल्व करें। तो बच्चों आज आपने 6ठे अध्याय को प्रारंभ किया, सीखा, उसमें किरचॉफ के नियम हम सीख चुके हैं। आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, स्वयं हाथ से मिलाएं, जोड़ बाकी है वो खुद करें, प्रैक्टिस करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में
और यदि आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो चैनल को जो है अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपकी जो भी कोई क्वेरी है तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।